गुड मॉर्निंग। हमको लग रहा है क्वेश्चन हमने कठिन दे दिया, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर ही नहीं दिया। ठीक है, हम सच में मुझे लग रहा है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन है, आगे से इतना कठिन क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। और आज हिस्ट्री का नंबर है, तो आज हिस्ट्री से क्वेश्चन दे रहे हैं और सरल क्वेश्चन दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने आज की वीडियो में आंसर नहीं दिया है, आगे से अभी 9 वीडियो पढ़ रहे हैं, तो 9 वीडियो पर आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बेस्ट आंसर नहीं आए हैं। मतलब कि अगर आप आगे और बेस्ट आंसर देंगे तो आपका भी रैंक बन सकता है। ऐसा नहीं कि पहले वीडियो पर नहीं लिखे तो उसके बाद आपका रैंक से एकदम बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा लिख रहे हो ना, तो अगर आप आगे के वीडियो पर अच्छा लिखोगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि पहले वीडियो में आपने नहीं लिखा है तो इसकी वजह से आपका रैंक ख़राब हो जाएगा। तो आगे से ज़रूर लिखिएगा। जो लोग नहीं लिखे हो इस वीडियो पे, आगे वाले वीडियो से आंसर राइटिंग करना शुरू करिए और आगे कोशिश करें क्वेश्चन सरल दें और कम शब्दों में आप उसका आंसर दे पाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सच में कठिन था, इतना कठिन मुझे नहीं देना चाहिए था। फिर भी चलिए थोड़ा सा मैं एनालिसिस करा देता हूँ, उसके बाद आंसर चेक करवा लेता हूँ, फिर आज का क्वेश्चन देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ जानकारी मिल जाएगी। आप एक नोट्स बना लीजिए, उस नोट्स में ऊपर लिख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और जो रोज़ वीडियो में कुछ ना कुछ बताया जाए आपको, उसमें जो नया लगे उसको उस महत्वपूर्ण तथ्य में नोट करते जाइएगा। कुछ वीडियो जब बीत जाएंगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक जीएस का ऐसा भंडार मौजूद हो जाएगा जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन हल करवाता हूँ जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इससे आपका एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी और आपको अच्छे से लिखना भी आ जाएगा। बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने दिया था कि यूक्रेन से फ्रांस जाना हो तो कम से कम कितने देशों से होकर जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि थोड़ा सा ये टफ हो गया क्योंकि इसमें मैंने विशेषता पूछ लिया। हालांकि हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है और किसी एक विशेषता से कोई देश नहीं बना है, लाखों विशेषताएं होती हैं। हाँ, उसमें से आपने अपने तरीके से कौन सा बेस्ट चुना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि एक विशेषता तो कोई देश बनता नहीं, हर देश की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि अगर आपको यूक्रेन से फ्रांस जाना हो तो कम से कम कितने देशों से होकर जाना होगा, उनकी एक एक विशेषता बतानी थी। तो चलिए मैं इसका आंसर करा देता हूँ आपको। ये मैप आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। एक तो रास्ता ये था कि हम यूक्रेन से निकलें स्लोवाकिया, स्लोवाकिया से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से होते हुए ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से फ्रांस पहुंच जाए। तो कई देशों से होकर जाना पड़ेगा। स्लोवाकिया एक हुआ, ऑस्ट्रिया दो हुआ, स्विट्जरलैंड तीन, तीन देशों से होकर जाना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन ये नहीं कहा था कि आप अधिकतम कितने देशों से जा सकते हो, मैंने क्वेश्चन ये कहा था कि आप कम से कम कितने देशों से हो के जा सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन ये था हम यूक्रेन से निकले पोलैंड जाएँ, पोलैंड से यहाँ जर्मनी जाए, जर्मनी से फ्रांस पहुँच जाए। एकदम सिंपल सा दो देशों से होकर जाना पड़ेगा, एक तो पोलैंड और एक जर्मनी। मैंने कहा था इनकी खुद कोई विशेषता बताइए, तो हालांकि ये दोनों देश हैं और अच्छे खासे देश हैं, पढ़े लिखे अच्छे देश हैं, तो सिंपल सी बात इनकी बहुत सारी विशेषता होगी, कोई एक विशेषता तो होगी नहीं। हाँ, मैं कोई एक विशेषता पर चर्चा कर लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ही विशेषता बेस्ट है, आपने जो विशेषता दिया होगा वो भी बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ी सी बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले अगर पोलैंड की बात करें तो आपको एक बात तो मैंने ये कहा था कि जब यूक्रेन से लोग भाग क्यों रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए था कि हमें आंसर भी ऐसा देना चाहिए कि जिस आधार पे क्वेश्चन बना हुआ है। मैंने ये पूछा था कि यूक्रेन से, मैंने क्वेश्चन ये जब बनाया था तो बताया था कि यूक्रेन से लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि रूस ने अटैक, ये बगल में रूस है ना, रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया है। अटैक क्यों किया है? क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने जा रहा है। नाटो की स्थापना आपको पता होगा 1949 में होते, ब्रुसेल्स में इसकी मुख्यालय है और 29 देश इसके सदस्य है ना। तो नाटो का सदस्य बनने जा रहा था, इसकी वजह से रूस ने मना किया। तो ये बोला मतलब ये इसने ये माना नहीं, तो रूस ने इस पर आक्रमण कर दिया। तो अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इसी से आंसर इसी से बनाना चाहिए था। तो पहली आपको कंडीशन ये बताना चाहिए था कि जो ये बगल में पोलैंड है, ये पोलैंड नाटो का सदस्य है। ठीक है, तो सबसे अच्छा आंसर ये होता कि आपने जो लिखा होगा वो भी सही है। पोलैंड जो है नाटो का सदस्य है। दूसरा, यूरोपीय देश जो हैं वो यूरोपीय संघ भी बनाए हैं, तो पोलैंड यूरोपीय संघ का भी सदस्य है। ठीक है, इसकी राजधानी वारसा है। इसके बाद इसके पास बहुत सारी विशेषताएं हैं जो यहाँ पर हैं, जिसको आपने लिखा है वो भी विशेषताएं अच्छी हैं और ये भी विशेषता ठीक है। दूसरा था जर्मनी। जर्मनी की सबसे बेस्ट विशेषता ये लिखना चाहिए था, बताना चाहिए था आपको, जो कि मैंने कई बार आपको बताया है कि जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार एक खनिज प्रधान क्षेत्र है, आप तो जानते हो ना, वैसे जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर क्षेत्र, जो कि यहाँ आपको मिल जाएगा, इसी के आसपास मिल जाएगा जर्मनी का रूर क्षेत्र, जो कि खनिज प्रधान क्षेत्र है। मतलब वहाँ पर जैसे आपको छोटा नागपुर के पठार पर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कोयला खूब निकलता है ना, वैसे वहाँ भी खनिज खूब निकलता है, कोयला खूब निकलता है रूर क्षेत्र में। तो रूर क्षेत्र जर्मनी में है और वैसा ही एक क्षेत्र, मतलब कि रूर क्षेत्र से जर्मनी में खूब ढेर सारा खनिज निकलता है और वैसा ही क्षेत्र भारत में है, छोटा नागपुर का पठार, वहाँ से भी खूब खनिज निकलता है। इसीलिए भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है, तो रूर अगर आप इसको बताए तो ज़्यादा सही था, लेकिन आपने और भी चीज़ें बताई वो भी बहुत अच्छा है।
तो इसका आंसर हो गया कि यूक्रेन से होकर हम पोलैंड जाएंगे, पोलैंड से जर्मनी होकर फ्रांस पहुंच जाएंगे। तो 2 देशों से होकर जाना पड़ेगा। छोटी छोटी विशेषता उसकी मैंने बता दी आपको। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया था बहुत अच्छा दिया था। आपकी अब सच में आपका नॉलेज बहुत बेहतर हो जाएगा अगर आप वीडियो से लगातार जुड़े रहेंगे ना, बहुत नॉलेज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो पूछा था कि मरमरा सागर के आसपास कौन से सागर है, उसके पास बताना था और उसमें कौन सा सबसे बड़ा है ये बताना था। तो सिंपल सी बात है, मरमरा सागर के जो आसपास है, एक तो है काला सागर, एक तो है इजियन सागर। मैं इसको मैप से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये यूरोप का मैप है, और अगर आप देखना चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा और हटाता हूँ तो आप देखोगे ये ऊपर आपको दिख रहा है यूक्रेन ना, यूक्रेन दिख रहा है। अभी यूक्रेन वाला मैप आपको दिखाए थे ना, तो यूक्रेन से हम नीचे आ रहे हैं। तो यूक्रेन के जस्ट नीचे दिख रहे हो आप ना, काला सागर है। अभी समझ में आया ना मैप? तो अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो ये काला सागर के नीचे जो है ये तुर्की है, और तुर्की का ही राजधानी आप इस्तांबुल पढ़े होंगे। तो ये जो पीला देखो, ये जो तुर्की है ये भारत में है, मतलब कि एशिया में पड़ता है। और इधर वाला जो तुर्की है, ये तुर्की छोटा सा इधर भी दिख रहा है ना, ये यूरोप में पड़ता है। तो क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा देश है जो 2 देशों में, 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो वो है तुर्की। तुर्की का इस्तांबुल वाला हिस्सा यूरोप में पड़ता है, बाकी इधर वाला हिस्सा पड़ता है एशिया में। तो अब सुनिएगा, तुर्की, इसके अलावा एक देश और भी है, वो है रूस। रूस का कोई भी कुछ हिस्सा, ढेर सारा हिस्सा एशिया में पड़ता है और कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है। तो अगर कुछ क्वेश्चन है 2 देश जो कि एशिया और यूरोप दोनों में है, एक तुर्की हो जाएगा और एक रूस हो जाएगा। तो अब देखो, तुर्की और ये तुर्की का जो दूसरा हिस्सा है ये वाला, और इस हिस्से के बीच में इधर ऊपर काला सागर है, ठीक है। और ध्यान समझिएगा, बहुत सारी यहाँ इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। ये काला सागर है, और इधर जो सागर है इसका नाम है इजियन सागर। तो ये जो बीच में यहाँ छोटा सा सागर है, इस सागर का नाम है मरमरा सागर। दिख रहा है ना, लिखा है मरमरा सागर। तो काला सागर और इजियन सागर जो है मरमरा सागर के आसपास है। मैंने क्वेश्चन पूछा था मरमरा सागर के अगल बगल कौन से सागर है, तो एक तो है इजियन सागर, एक है काला सागर। आपको अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो आपको काला सागर बड़ा दिखेगा ना। तो बड़ा सागर कौन है? काला सागर। दूसरी बात, यहीं पर ये जो काला सागर से होकर आप इसमें आओगे, मरमरा सागर में आओगे, ये जो जल संधि है इसका नाम है बास्पोरस जल संधि। क्या ये याद रहेगा आपको? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। कौन सी जल संधि है? बास्पोरस जल संधि है, इसको याद रखिएगा। और इधर कौन सा है? ये है इजियन सागर। इजियन सागर और काला सागर के बीच में है मरमरा सागर। मरमरा सागर अगर देखा जाए तो मुख्यतः किस देश से घिरा हुआ है? तुर्की से घिरा हुआ है। याद रह जाएगा ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भूमध्य सागर नहीं है, किसी ने भूमध्य सागर आंसर दिया, भूमध्य सागर यहाँ पर है, ये दिख रहा है आपको, भूमध्य सागर ये है, ये भूमध्य सागर आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये है इजियन सागर। चले आगे। अगला क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि आंध्र प्रदेश से अगर आपको बिहार जाना हो तो कम से कम कितने राज्यों से होकर जाओगे, और उनकी थोड़ी छोटी विशेषताएं बतानी थी। ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। आइए इसका आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए भारत का मैप है, इसको मैं जूम करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देख लिए, ये इतना लेते हैं, ऊपर बिहार लिखा दिख रहा है ना, और नीचे ये आंध्रा है। तो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए, ये है आंध्र प्रदेश और ये है बिहार। आंध्र प्रदेश से आपको बिहार जाना है तो आप क्या करोगे? आंध्र प्रदेश से ये रास्ता गया, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आइए यहाँ और झारखंड होकर बिहार पहुँच जाइए। एक रास्ता और भी है, यहाँ से छत्तीसगढ़ से आप उत्तर प्रदेश जाकर भी बिहार जा सकते हो। तो लंबा रास्ता पड़ जाएगा। मैंने क्या पूछा? कम से कम। तो कम से कम दूरी यही कि डायरेक्ट आप निकल जाओ बिहार। तो सबसे सरल तरीका क्या है? कितने राज्यों से होकर जाओगे? आपको आंध्र प्रदेश से जाना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होकर जाना है झारखंड, झारखंड से बिहार। तो मैंने पूछा था कितने राज्यों से, तो आंसर होगा 2 राज्य। उनकी अगर विशेषता बतानी हो तो आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ का बारे में बताना होगा। छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ है, इसकी एक विशेषता है कि यहाँ से कर्क रेखा होकर गई है। ये देखो, ये कर्क रेखा होकर गई है। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ से महानदी होकर गई है, जो कि मध्य प्रदेश के आसपास से बनना शुरू होती है और यहीं से गई है। तीसरी विशेषता ये है कि यहाँ से इंद्रावती नदी भी गई है। चौथी विशेषता ये कि इंद्रावती नदी के किनारे एक जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है इंद्रावती जीव अभ्यारण्य। और अगली विशेषता कि यहाँ पर बस्तर का पठार है, जो कि एक शुष्क पठार है ना। तो और इसके अलावा छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। कई विशेषताएं थी, कोई एक विशेषता बता लेते आप। दूसरा, झारखंड चले। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी की भांति यहाँ भी खनिज क्षेत्र खूब निकलते हैं। झारखंड का छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र भारत का रूर कहा जाता है, यहाँ से खनिज संसाधन खूब निकलते हैं। और छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र से ही दामोदर नदी निकलती है, जो कि पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है ना। और झारखंड में ही धनबाद है, जो कि कोयले के लिए मशहूर है। बहुत सारी चीज़ें थी, अगर कुछ भी बताते तब भी बेस्ट था, ठीक है। और इसकी राजधानी रांची है, जो कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कर्क रेखा पर सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है? तो देखोगे कर्क रेखा पर सबसे नज़दीक राजधानी रांची है, उसके बाद दूसरी भोपाल है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। अगर दोनों में भोपाल और रांची में कंपेयर किया जाए तो रांची सबसे नज़दीक है। आप देख रहे होगे, ध्यान से देखिए जूम करके, तो आपको दिख रहा होगा रांची सबसे नज़दीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए
सबसे नज़दीक रांची है, यहाँ भोपाल देखिए, तो भोपाल थोड़ा दूर हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रहेगा ना, याद रखना। हो सकता है मैं इस पे क्वेश्चन बनाने वाला था लेकिन अब यहीं बता दिया, याद रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं आपने जो आंसर भेजा है। आंसर एनालिसिस पहले आपको बता दें कि वो जो मैंने आपको गाना दिखाया था, अब आगे का गाने गाने नहीं दिखाए जाएंगे, जाने दीजिए, गाने में टाइम फालतू जाता है। वो जो गाना दिखाया था वो मुकद्दर का सिकंदर मूवी का था। कभी कभी दिखाएंगे क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, कभी कभी जब आप बराबर हो जाते हो तो मैं उस चेक करता हूँ क्या आपने उस गाने का नाम मूवी का नाम बताया था कि नहीं। तो कभी कभी आपको गाना दिखाऊंगा, जब कभी दिखाऊंगा तो उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो मूवी का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। ठीक है, अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया था और ये गाना काफ़ी अच्छा है तो इसलिए दिखाया भी था आपको। चलिए आज का एनालिसिस कर लेते हैं कि आप लोगों ने आंसर क्या भेजा है। आंसर बहुत ज़्यादा आए तो इसलिए थोड़ा तेज़ी से शामिल करेंगे, ध्यान समझिएगा। एम के भाई ने आंसर लिखा कि यूक्रेन से फ्रांस जाने के लिए 2 देशों से होकर जाना पड़ेगा। पोलैंड विशेषता यूरोपीय संघ का छठवां सबसे अधिक आबादी वाला देश, दूसरा जर्मनी मध्य यूरोप का स्वतंत्र वाला देश है ये। मध्य यूरोप के स्वतंत्र क्या लिखे हो आप, राज्यों के आसपास मिलाकर बना एक राष्ट्र जर्मन साम्राज्य है। ये बहुत अच्छी विशेषता नहीं है, जो कि थोड़ा और विशेषता और अच्छी बताई जा सकती थी। दूसरे का आंसर दिया है कि आंध्र प्रदेश से बिहार 3 राज्यों से होकर जाना पड़ेगा, एक तेलंगाना। आपने गलत बता दिया है 2 राज्यों से, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना तो नहीं होगा। हाँ, दूसरा आपने जो लिखा उड़ीसा, उड़ीसा से आप जा सकते हो, उड़ीसा से झारखंड, झारखंड से होकर जा सकते हो। तो आप तेलंगाना क्यों लिख दिए ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे। ठीक है, तो उड़ीसा से होकर कई लोकप्रिय स्थल हैं, लेकिन ये आपने बताया नहीं क्या है, ये बताना चाहिए ना। अब कोई आपसे पूछे कि आप जिस कोचिंग से पढ़ते हो क्या विशेषता है, तो आप बताओ कि कई लोग वहाँ से कई जगह सेलेक्ट हुए, बस यही आंसर होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इनका इसमें हुआ, इनका इसमें हुआ, तभी तो पता चलेगा ना। कई लोग कहने से थोड़ी होगा आंसर, थोड़ा सा बताना होगा ना कि क्या एक कोई तो एक लोकप्रिय स्थल का नाम बताए होते। दूसरा झारखंड, इसमें खनिज संपदा, हाँ दूसरा जो आप खनिज संपदा के रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि कोयला हेमाटाइट यहाँ लिखे हो आप, ये आंसर ठीक है। मरमरा सागर के आसपास सबसे बड़ा सागर काला सागर है, ये आंसर सही है। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी है, ध्यान रखिएगा, आगे के क्वेश्चनों में आंसर सुधारिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा आंसर आया है राज भाई का, इन्होंने कहा है कम से कम 2 देशों से होकर जाना पड़ेगा, एक पोलैंड या स्वशासित स्वतंत्र राष्ट्र है जो कि 16 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। विशेषता ही बता दे रहे हो आप, जर्मनी इस देश का कई विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक दार्शनिक निकले। आप भी वही अधूरा आंसर दिए हो कि इस देश से कई विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक निकले हैं। कौन निकले हैं, एक का तो नाम बताते। अभी जो मैंने उदाहरण बताया था कि अगर कोई पूछे कि आपकी कोचिंग से क्या विशेषता है, तो आप बोलोगे हमारे कोचिंग से बहुत लोग कई जगह सेलेक्ट हुए, किसी एक का नाम तो बताना पड़ेगा ना, हाँ इनका इसमें हुआ है, इनका इसमें हुआ है। ये आंसर इतना अच्छा नहीं माना जा सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपने लिखा है तुर्की है, इसके अगल बगल काला सागर, एजियन सागर और काला सागर बड़ा है। ठीक है, सही है, तुर्की में है इसके, हाँ ठीक है सही है, दूसरा आंसर सही है। आंध्र प्रदेश से बिहार जाने के लिए कम से कम 2 राज्य से होकर जाना पड़ेगा, उड़ीसा पूरी कोडाक सोना, पहला सही है। दूसरा झारखंड खनिज संपदा, हाँ ये आंसर सही है, ये आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, पहले में थोड़ी सी मिस्टेक है। आगे इन्होंने पूछा है कि क्या मैं हिंदी में इंग्लिश में लिखूँ, हाँ लिखिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी में नहीं लिख पा रहे हो तो आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित भाई ने आंसर लिखा कि यूक्रेन जाना 2 देशों से होकर जाना पड़ेगा, पोलैंड यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला देश, दूसरा जर्मनी, यह देश इंजीनियरिंग के लिए मामले में तेज है। ये सब आंसर बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ना आपका, ना राज का, ना उनके पहले एमके का। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया कि आंध्र प्रदेश से बिहार जाना हो 3 राज्यों से होकर जाना पड़ेगा। 3 राज्य से नहीं, 2 राज्य होंगे, ये तो कट गया यहीं पर, 2 राज्यों से होकर जाना पड़ेगा ना रोहित भाई, ध्यान से देखिए, मैंने आंसर भी कराया है आपको। मरमरा सागर के आसपास का बड़ा सागर काला सागर है, दूसरे सागर का आपने नाम नहीं लिखा, उसका नाम इजियन सागर है, उसका भी तो आंसर देना चाहिए था ना। गलतियाँ बहुत कर रहे हो आप, सुधारिए इसको। आइए इनका गंगा चैनल वाले का देखते हैं, इनका आंसर काफ़ी अच्छा आता है, देखते हैं क्या लिखे हैं। पोलैंड देश का सबसे बड़ा जंगली हिस्सों से ढका होने के कारण इस देश में सुपर ग्रीन कंट्री कहते हैं। ठीक है, और जर्मनी यहाँ का पब्लिक, नहीं ये कोई विशेष नहीं है, ऐसे तो हर जगह कानून पड़े रहते हैं, ये कोई विशेषता नहीं है। हाँ ठीक है, लिख दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाली विशेषता ठीक लग रही है। दूसरे का आंसर दिए काला सागर, एजियन सागर, इसमें सबसे बड़ा काला सागर है। ठीक है, सही है। दूसरा आंसर उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर मंदिरों का शहर कहा जाता है। धौलागिरी जैन मूर्तियों के लिए आकर्षक केंद्र है। झारखंड की अर्थव्यवस्था समाज और खेती वन पर निर्भर है। झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खनिज पर भी निर्भर है। ठीक है, आपने लिखा नहीं समाज पर, नहीं खनिज पर, खनिज प्रधान राज्य है वो। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ लग रही है, ध्यान रखिएगा इसको। मूवी का नाम मुकद्दर का सिकंदर बताया, सही है आपका। तो दूसरा तीसरा आंसर सही है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी लग रही है और पहले में थोड़ी गड़बड़ी है, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी गड़बड़ी पीछे कर देती है। वीके ने आंसर दिया है कि यूक्रेन के फ्रांस जाने के लिए कम से कम 2 देश हैं, पहला देश पोलैंड है, यहाँ 90% जनसंख्या कैथोलिक, ये विशेषता ठीक लग रही है आपकी। दूसरा जर्मनी है, जो यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी का उद्गम डेन्यूब यहीं से हुआ है, हाँ ये भी विशेषता कुछ ठीक लग रही है आपकी। दूसरे का आंसर दिया मरमरा सागर से 2 लगे हुए सागर, पहला काला सागर, दूसरा भूमध्य सागर, नहीं मेरे भाई ये गड़बड़ हो गया है, दूसरा आपका इजियन सागर था। बिहार जाने के लिए कम से कम, आंध्र प्रदेश बिहार जाने के लिए कम से कम 2 राज्यों से होकर जाना पड़ेगा, पहला उड़ीसा जहाँ भारत के सबसे बड़ी खारे पानी, ये विशेषता आपने अच्छी बताई है। दूसरे का आंसर दिया है इन्होंने
झारखंड है जहाँ तांबे का सर्वाधिक, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन या तो राजस्थान होता है या तो मध्य प्रदेश होता है, ठीक है। यहाँ तांबे का सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता, यहाँ कोयला निकलता है और लोहा निकाला जाता है। थोड़ा सा गड़बड़ी करोगे तो हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत गड़बड़ी हो रही है आज के क्वेश्चन में, इसलिए जो लोग आंसर नहीं लिखे वो आगे से ज़रूर लिखिएगा, फ़ायदा मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मुकद्दर सिकंदर सही है। ये विशेषता इन्होंने अशोक जी ने जो लिखा है, पोलैंड ये यूरोपियन कंट्री का जहाँ सर्वाधिक लिटरेसी है, तो सही है। ये तर्क इनका बेस्ट लग रहा है। जर्मनी के बारे में बताया कि यहाँ सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब कितना होता है, मेगावाट तक होता है, तो ये भी बेस्ट आंसर है, बोल सकते हो इसको। और एजियन सागर, और 1 मिनट रुकिएगा, इन्होंने दिया आंसर कि एजियन सागर और यूरेनियन सागर, ये गड़बड़ लग रहा है, काला सागर है, तो इसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। दूसरा का आंसर दिया है, तीसरे का आंसर देखो, उड़ीसा हीराकुंड बांध सबसे बड़ा लंबा, यही है, सही है। और अगले का आंसर, झारखंड में बेरिलियम यूरेनियम निकलता है और कोयला निकलता है, लोहा निकलता है। बेरिलियम का तो पता करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सही होगा तो आपका ये आंसर अच्छा माना जाएगा, ठीक है। मूवी का नाम मुकद्दर का सिकंदर, हाँ सही है, थोड़ा सा गड़बड़ी है, नहीं तो सही है सब। सोनम जी ने बड़ा सटीक आंसर दिया है। 2 देश हैं, पोलैंड प्राकृतिक सुंदरता ऐतिहासिक स्थलों के कारण पर्यटक स्थल है, और जर्मनी हिटलर बर्लिन की दीवार बियर और रंगीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। हाँ देखो आंसर कितना अच्छा लिखा है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर आपने जो लिखा है ऐतिहासिक स्थल, तो किसी एक स्थल का नाम लिखे होते थोड़ा और बेहतर हो जाता है ये। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया कि एजियन सागर और काला सागर, और दोनों के में सबसे बड़ा है काला सागर, तो सही है। तीसरे का आंसर है उड़ीसा, मतलब दो राज्य बताए हैं, उड़ीसा समुद्री तट व्यापार और जगन्नाथपुरी का कोणार्क मंदिर, सही है, बेस्ट है। दूसरा झारखंड खनिज संपदा विपुल भंडार है और उद्योग श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है, सही है। देखो कितना अच्छा आंसर इन्होंने लिखा है। मूवी का नाम मुकद्दर सिकंदर, ठीक है, कितना बेस्ट आंसर आया ये। पहली बार सेजल ने भी लिखा है, तो देखते हैं क्या लिखा है कि यूक्रेन से फ्रांस जाने के लिए 2 देश, पोलैंड यूरोप महाद्वीप के बीच में बसा हुआ एक बहुत ही आकर्षित, यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश माना जाएगा। बहुत बड़ा आपने आंसर दे दिया, ठीक है, ये विशेषता। दूसरा एक जर्मनी वास्तव में केवल एक आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली देश है, बल्कि इसकी एक समृद्ध संस्कृति है। ये कोई विशेष आंसर नहीं होगा ये, फिर भी लिखा है आपने तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे आंसर काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्या विशेषता है, एक विशेषता बता देते तो ज़्यादा सही था। अगला आंसर है एशियन सागर काला सागर, एशियन सागर काला सागर, और काला सागर इन्होंने बताया बड़ा है। दूसरा आंसर बेस्ट है। आंध्र प्रदेश से बिहार जाने के लिए 2 राज्य, उड़ीसा के पास खोजने के लिए कुछ अनोखे विविध खजाने हैं। ये आंसर क्या दे दिया, इससे क्या कुछ समझ में आ रहा है, इससे मतलब कि क्या विशेषता है, नहीं ना। अगला आंसर है झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य माना जाता है, जो बॉक्साइट, हाँ ये दूसरा आंसर आपका सही है। गड़बड़ी सबके पास मिल रही है, केवल सोनम में थोड़ा सा कम मिला है। आगे देखते हैं, यूक्रेन से फ्रांस जाने के लिए 2 देश से सतीश जी ने लिखा है, पोलैंड देश का सबसे बड़ा जंगली सुपर ग्रीन कंट्री, अच्छा। और दूसरा इन्होंने आंसर दिया है जर्मनी वेस्टफेलिया क्षेत्र खनिजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। वेस्टफेलिया और रूर क्षेत्र भी प्रसिद्ध है, ठीक है, सही लिखा आपने। तुर्की में अवस्थित मरमरा सागर के आसपास एजियन सागर और काला सागर, इसमें काला सागर बड़ा है, हाँ दूसरा भी आंसर सही है आपका। तीसरा आंसर है आंध्र प्रदेश बिहार 2 राज्यों के लिए, उड़ीसा जगन्नाथपुरी और विश्व रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है। झारखंड प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर का पठार और वन क्षेत्र है, ठीक है, जो हाथियों और बाघों के लिए बहुत है जाना जाता है। और छोटा नागपुर का पठार तो जानते हो खनिज संपदा के लिए था, हाँ ठीक है, आंसर ये बेस्ट है आपका। मूवी का नाम बताया मुकद्दर का सिकंदर, तो सही है। अगला आंसर है दीपिका जी का, इन्होंने लिखा है कि 2 देशों से होकर जाना पड़ेगा, पहला पोलैंड यूरोपीय संघ का 6वां सबसे बड़ा अवधि का आबादी वाला देश, ठीक है। थोड़ा और अच्छी विशेषता देती ज़्यादा सही था। जर्मनी, इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर इस्लामीकरण को लेकर अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को खोने प्रजाति एक रूप आदि। ये कोई विशेष आंसर नहीं है, दीपिका जी सुधारिए, ठीक है। अगला, मरमरा सागर के बगल 2 सागर हैं, काला सागर जो कि सबसे बड़ा सागर है और एजियन सागर, हाँ ये आंसर बेस्ट है। तीसरा, 3 राज्य आपने लिख दिया, 3 राज्य से होकर जाना पड़ेगा, पहला उड़ीसा, दूसरा इसमें कई लोकप्रिय स्थल हैं जिसमें से पुरी का कोणार्क भुवनेश्वर मंदिर, और दूसरा आपने लिखा क्या, झारखंड। वहाँ बताया 3 राज्यों से, यहाँ अब 2 ही राज्यों का आंसर मिक्स है, 2 ही होगा आंसर, 2 ही राज्यों से, और जो विशेषता बताया वो ठीक हो, लेकिन यहाँ जो आपने 3 लिखा ये गड़बड़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 ही राज्यों से और जो विशेषता बताया ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जो आपने यहाँ लिख दिया 3 ये गड़बड़ है। मूवी का नाम इन्होंने बताया मूवी का मुकद्दर का सिकंदर है, सही है। अगला आंसर आया है कॉमेडी व्लॉग से, ये अच्छा लिखते हैं। 2 देशों से बताएं, पोलैंड यूरोपीय संघ का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, दूसरा जर्मनी ये थोड़ा सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, इसमें थोड़ा डाउट है। दूसरा जर्मनी मध्य यूरोप का आज़ाद राज्यों को मिलाकर एक जर्मन का निर्माण किया गया। ये विशेषता आप लोग नहीं बताते, उस देश की विशेषता मुख्य विशेषता क्या है ऐसा नहीं बताते हो, ठीक है, सुधार करिएगा आगे के क्वेश्चनों में। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा कठिन दे दिया था।
अगले का आंसर इन्होंने दिया है कि 3 राज्यों से गड़बड़ है। तेलंगाना दिया है, उड़ीसा दिया है, झारखंड। केवल उड़ीसा झारखंड से भी आप जा सकते हो, आपने मैप नहीं देखा लग रहा है तभी गड़बड़ दे दी हो। अब गड़बड़ दी हो तो कैसे शामिल किया जाएगा? ये आंसर उड़ीसा और झारखंड सही है, लेकिन ये जो तेलंगाना ज़बरदस्ती का शामिल किया ये गड़बड़ है, ठीक है। अगला का आंसर इन्होंने दिया मरमरा सागर के बगल काला सागर है। बस यही है, एजियन सागर नहीं था। ये भी आंसर थोड़ा अच्छे से नहीं है, और अच्छे से लिखिएगा, नहीं तो सच में पीछे बहुत कंपटीशन है। ऐसे आधा अधूरा आंसर लिखेंगे तो कैसे कंपटीशन बीट करेंगे आप? हमने अपनी जानकारी में लगभग सभी का आंसर शामिल कर लिया है, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देते हैं, और आज का क्वेश्चन थोड़ा सरल है और अच्छे से लिखिएगा, कम शब्दों में लिखिएगा, ठीक है। लेकिन जितने लोगों ने आज नहीं लिखा है वो आगे से ज़रूर लिखिएगा। आंसर सबका आंसर ज़रूरी है। देखना चाहता हूँ कितना जानते हो, कितने बुद्धि है आपके पास, कितना बेहतर लिख सकते हो, क्वालिटी क्या है आपकी लिखने की। कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। आंसर जो पूछा जाए वही बता दीजिए। ज़रूरी थोड़ी है आपकी लिखो कि इसका मतलब ये होता है, ऐसा मत लिखो। जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिख दो, बस खत्म, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि आप बौद्ध धर्म जैन धर्म खूब अच्छे से पढ़े होगे, और उसमें क्या क्या विशेषता है, उनकी में क्या समानता है, ये भी पढ़े होगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म आपने पढ़ा है उनमें कोई एक असमानता, एक ही असमानता लिखनी है, कोई एक असमानता लिखनी है जो उनमें समानता नहीं है। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों अच्छे से पढ़े होगे आप, तो कोई एक असमानता बताइए जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है, मतलब कि वो दोनों मैच नहीं करते हैं। एक तो समानता ये, दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं। आपको ये बताना है कि उनमें कोई एक असमानता आपको बताना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन देखिए। समय से पहले से ढेर सारे क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ ताकि जब आप पढ़ो तो आपको और इंटरेस्ट जगे और आपको समझ में आए। आप एक इतिहास में पढ़ोगे, किताब खोल के पढ़ोगे तो मिलेगा आपको त्रिपक्षी संघर्ष। तो आपको बताना है कि त्रिपक्षी संघर्ष में कौन कौन हिस्सा लिया था, कौन कौन से राजा हिस्सा लिए। त्रिपक्षी मतलब कोई 3 वंश हिस्सा लिया होगा, तो आपको बताना है कि त्रिपक्षी संघर्ष में कौन कौन हिस्सा लिया था और जीता कौन था, ठीक है। कौन कौन हिस्सा लिया था, जीता कौन था, किसके लिए लड़ाई हुई थी, बस नाम लिखना है बस। अब नाम लिखने में कोई लंबा समय नहीं, कौन कौन हिस्सा लिया था, 3 राजाओं का नाम लिख दो, और जीता कौन था उसका नाम लिख दो, किसके लिए लड़ाई हुई थी इसका नाम लिख दो, ठीक है। नाम ही तो लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गांधी और इरविन का समझौता। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कब हुआ था ये समझौता, और उस समझौते में क्या क्या बातें हुई थी। कोई एक बात लिखनी है। आप देखो बहुत सारी बातें हुई थी, आपके हिसाब से वो समझौता पढ़िएगा और आपके हिसाब से जो सबसे बेस्ट बात लग रही है उसको लिखिएगा। अब सब अपने अपने तरीके से अपना अपना बेस्ट समझ के लिखेंगे, ज़रूरी नहीं सबका बेस्ट एक ही हो, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आपने किस आधार पर किसको चुना है, कौन सा बेस्ट हो सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से रैंकिंग बन जाएगी। समझ में आया ना? तो 3 क्वेश्चन आपको दे दिए, तीनों का आंसर आप अपने तरीके से बेस्ट समझ के लिखिएगा और अच्छे से अच्छे आंसर लिखिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग लिखना चाहते हैं, जो लोग जानकारी जिनके पास नहीं है उनको चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। कम से कम इसका नोट्स बना लेंगे तो उनके एग्जाम में काम दे देगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और दुर्गा पूजा का आनंद लेते रहें।